एक बच्चे बिना जादू के संग इस दुनिया में पैदा हो रही है, जिसकी माँ उसे इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी और साथ ही उसके बेटा दूसरे राजमहल में रहने के लिए चले गए थे, उसे सेविकाओं के भरोसे छोड़कर। माँ बाप के सिवा उसे एक अकेलेपन में जीना पड़ता है, लेकिन 9 साल की उम्र में वो अपने पिता से पहली बार मिलती है, जिन्हें देखकर उसके अंदर उम्मीद जागी थी। मेरा इकलौता परिवार, जिनका दिल जीतने की कोशिश में उसने हर एक मुमकिन कोशिश की। देखते ही देखते वो 14 साल की होकर उसे अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सच जानने को मिला कि उसकी एक और बहन भी है, जिसने बुफेट हॉल के दौरान हर किसी का प्यार हासिल कर लिया था, साथ ही उसके पापा का भी। ये देखकर वो अंदर से काफी ज्यादा टूट चुकी थी और उसने ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने का फैसला किया ताकि कम से कम उसके पापा उस पे ध्यान तो दे। लेकिन हर कोई उसके खिलाफ हो गया और उसे परिवार से ही बेदखल कर दिया, साथ ही आजीवन कारावास की सजा दी। लेकिन अगर उसकी जिंदगी में प्यार नहीं तो फिर उसने मौत को ही गले लगा लिया, चाहे वो कितनी ही बार इस सपने को क्यों ना देख ले। लेकिन आखिर में ये है तो उसी की जिंदगी ना, जिससे उसे काफी ज्यादा नफरत है और वो खुद को लेकर ही पछतावा महसूस कर रही थी। आखिरकार मैं कब तक एक साइड कैरेक्टर के रूप में जिंदगी जीती रहूंगी। वो हर कीमत पर इस किस्मत से भाग कर रहेगी, लेकिन भागने के लिए पैसा चाहिए और हुए इंसिडेंट के कारण महल के अंदर थोड़ी टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है, पर फिर भी एटी अपना तो जुगाड़ करके रहेगी। चमकदार चीजों से प्यार होने के कारण एटी के पास काफी सारे सोने के खिलौने हैं, लेकिन फिर भी उसे जितना हो सके उतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि एक अच्छी और लंबी जिंदगी जी सके। पहरेदारी होने के कारण वो सेविकाओं को अपने प्यार में बहला फुसलाकर काफी सारी चॉकलेट्स मंगवा लेती है, जिन्हें खाकर वो कह रही थी बस 9 साल की होते ही मैं अपने खजाने और लिली को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। फाउंटेन के पानी में हाथ धोते हुए एटी फिसल कर उसमें गिरने ही वाली थी, पर बचने के बाद अपना चेहरा देखकर लोग कहते हैं मेरा चेहरा बिल्कुल मेरी माँ जैसा है। लेकिन ये ज्वेल आइस मेरे पापा की तरफ से है। हमारी पीढ़ी में ये ज्वेल आइस आने वाली हर एक नई पीढ़ी को विरासत में मिलती है, जो उनके इमेंस मैजिकल पावर को दर्शाती है। बदकिस्मती से मेरे पास जरा सा भी मैजिक नहीं है। पास ही के जंगल में जाकर अपना खजाना छुपाने के लिए वो एक छोटा सा गड्ढा खोदती है, साथ ही वहाँ से आगे बढ़कर उसे एक दूसरा महल देखने को मिलता है जहाँ कोई रहता नहीं था, जिस कारण एटी सोच में पड़ चुकी थी क्या ये हमारा स्टोर रूम है। खैर वहाँ से वापस आकर एटी को रूबी पैलेस के अंदर कुछ सेविकाओं की बातों से पता चला था कि महाराज इस पूरी जगह की वापस से जांच करने वाले हैं ताकि एटी की सुरक्षा बनी रह सके। खासकर वो एटी के कमरे की ही जांच करने वाले थे, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है क्योंकि उसका खजाना कहीं गायब ना हो क्या हो। बेड के नीचे झुककर वो देखती है अब भी उसका खजाना वही का वही है, लेकिन ये कब यहाँ से गायब हो जाए किसी को नहीं पता। एटी के ऊपर लोगों का ध्यान ज्यादातर जाता है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा कर यहाँ से सामान हटाने की कोशिश करती है। सभी की नजरों से बचते बचाते वो जंगल में आ चुकी थी, अपने 7वीं और 8वीं नंबर की पोटली लेकर जंगल में आ चुकी थी, पर हर एक जगह एक जैसे दिख रही थी, जिससे वो परेशान हो जाती है। आखिरकार मैंने अपना खजाना कहाँ गाड़ा है। आगे बढ़कर उसे एक गिलहरी दिखती है जो कि उसके खजाने को लेकर भागने ही वाली थी। वो जल्द अपने कपड़ों में से एक मूंगफली का दाना निकालती है, जिसके बदले वो उस गिलहरी से अपने खजाने की पोटली वापस ले लेती है। राहत की सांस लेने के बाद वो सोच रही थी मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी छुपाने के लिए। वो स्टोर रूम कैसा होगा। उस जगह पे सन्नाटा पाकर वो काफी ज्यादा खुशी के संग कह पड़ती है वहाँ ये लगता है मेरे लिए ही बनाया गया था। उसे एक फाउंटेन के अंदर कुछ गोल्डन स्टैचूज देखने को मिलते हैं, जिससे उसका मन ललचा जाता है। क्या ये वाकई गोल्ड है? टेस्ट तो करना ही होगा। उसकी ये खुशी अचानक से ही डर के अंदर बदल जाती है। पीछे उसके पापा खड़े थे जो उससे पूछ रहे थे आखिर ये बच्ची इस महल में कब से रह रही है। अपने पापा को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद एटी डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, साथ ही वो समझने की कोशिश कर रही थी आखिरकार उसकी इतनी जल्दी मुलाकात कैसे हो गई। एटी का चेहरा क्लॉड को अपनी बीवी की याद दिला रहा था और वो आगे बढ़कर उसके चेहरे को गर्व से उठाते हुए कहता तुम्हें उसने एथेसिया नाम दिया था, काफी बड़ी हो चुकी हो, साथ ही ये तुम्हारे मुलायम से गाल काफी तंदुरुस्त दिख रही हो। पर एथेसिया काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, आखिरकार उसके पापा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। सपनों में उसने साफ देखा था कि वो कितने ज्यादा बेरहम है। फेलिक्स चाय का इंतजाम करो। मौका मिलते ही एटी भागने वाली थी, लेकिन क्लॉड उस पकड़ कर गोद में उठा लेता है, जिसका सारा खजाना उन दोनों की आंखों के सामने आ चुका था और एटी भी मन ही मन पकड़ी गई।
सोफे पे आमने सामने बैठे क्लॉड बिल्कुल शांति से उसकी ओर देख रहा था, जहाँ एथी को काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो मासूम जीव किस बड़े ड्रैगन के सामने बैठी है। तूफान के पहले किसान थी है ये तो। एथी मन ही मन कहती है, क्या पापा वाकई चाहते हैं मैं सामने से कबूल करूं कि ये हीरे जवाहरात आए कहां से मेरे पास, या फिर उस पुतले को चबाने के कारण तो ये नाराज नहीं है ना? कुछ भी हो सकता है, ये तो मुझे आराम से जेल में डाल देंगे। काफी देर तक उसके साथ रहने के कारण क्लॉड काफी ज्यादा बोर हो चुका था और वो उससे कहता है, क्या तुम बोल नहीं सकती अभी? ऐठी बात कर सकती है तो फिर अब तक चुप क्यों बैठी हो? साथ ही तुमने कुछ भी खाया नहीं है। फेलिक्स ऐठी के सामने केक रखकर उसकी झिझक को कम कर रहा था। साथ ही क्लॉड से कहता है, तुम्हें समझना चाहिए, छोटे बच्चों को अजनबियों के सामने डर लगता है। उसकी बातें सुनने के बाद वो फेलिक्स से कहता है, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। जिसे सुनने के बाद रहते ही घबराते हुए कहती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मत जाओ प्लीज, इनके सामने जाकर कहाँ छोड़ दिया? क्लॉड उससे पूछता है, तुम अपने नाम का मतलब जानती हो? अमर, कभी ना मरने वाला। मोनार्चेस के ये नाम ओवेलिया में सिर्फ किसी सम्मान के रूप में ही दिए जाते हैं। हद तक कि मैं खुद का ये नाम रखने की सोच भी नहीं सकता। पर वाकई कहूँ ना तो डियाना इस दुनिया से जाने से पहले कुछ कमाल तो कर गई है। ये नाम तुम्हें दे दिया। उसका सीरियस चेहरा देखने के बाद एथी को कुछ ज्यादा ही घबराहट हो रही थी क्योंकि शायद से क्लॉड को उसका नाम ही नहीं पसंद। उसके पिता वाकई काफी ज्यादा सम्मानदायक इंसान है क्योंकि उन्होंने यहाँ की राजगद्दी हासिल करने के लिए अपने ही भाई को मारकर हाथों को खून से रंगना पड़ा था। असल में उनके हाथ कभी राजगद्दी लग ही नहीं सकती थी क्योंकि वो राजा के सौतेले भी थे, लेकिन इतना सब करके भी उन्हें वो नाम नहीं मिला। पापा वाकई मुझसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। क्लॉड काफी ज्यादा नरमी से कहता है, तुम्हें खाना नहीं है? एथेसिया झटपटाते ही सही केक की एक बाइट लेते हुए कहती है, मुझे ये खाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी ये टेस्टी है। ले तुम कहाँ पर हो? मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, प्लीज। क्लॉड उससे पूछता है, आखिरकार तुम्हें ये सब मानस किसने सिखाया? ले यॉर्क नहीं सिखाया होंगे ना। 5 साल पहले वो मेरे पास आई थी और मेरी बेटी का ध्यान रखने की जिद करने लगी। मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत आज तक बस उन दोनों ने ही दिखाई थी, लिली और डायना। बस क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? एठी को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, आखिरकार वो इस सवाल का क्या जवाब दे, महाराज, फादर या फिर क्या? दिमाग में जोर दो, जल्द से जल्द एक सही जवाब मुझे ढूंढ के निकालना होगा। आप मेरे पापा हो? क्लॉड उसके ये कहते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वही एथी मन ही मन कह रही थी, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान, ये क्या बड़ी गलती हो गई। इस सब में मुझे बस पापा ही कहना था, कुछ और कह देती। हाँ, मैं पक्का अब जाने वाली उस दुनिया से। बाद में एथी फेलिक्स के साथ रूबी पैलेस चली जाती है जहाँ सभी सेविकाएं उसे ढूंढने निकली थी। रोते हुए वो लिली को गले लगा देती है जैसे कि वो अभी मौत के मुंह से बाहर निकली हो। फेलिक्स उन सभी को बताता है, मैं महाराज का सेवक हूँ और वाकई महाराज को एथी के साथ बात कर काफी अच्छा लगा। वो दोबारा इसके साथ बात करना चाहेंगे। सभी सेविकाएं ये जानकर हैरान हो जाती है कि जिंदगी में ऐसा चमत्कार भी हो सकता है क्या। लेकिन एथी इतना ज्यादा घबरा चुकी थी ये सुनकर कि वही वॉमिट कर देती है।